जय श्री राम दोस्तों, आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारा चैप्टर चल रहा है लीनियर इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। आज हम करने वाले हैं आर्ट नंबर 4, 5, 6, 7। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्ट्स है ये, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्ट्स है ये, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसके बहुत क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एक और बात, आज की वीडियो ना लिखने वाली कम है और समझने वाली ज़्यादा है, इसलिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो पहला लिंक होगा ना, ये जो नोट्स यहाँ पे लिखे आज की वीडियो के, आपको वहाँ पे मिल जाएंगे पीडीएफ फॉर्म में। उस पर क्लिक करोगे, गूगल ड्राइव पे पहुँचोगे तो आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो लिखना नहीं आज, आज क्या करना है आपको समझना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना है आज आपको। ठीक है, तो आर्ट नंबर 4, 5, 6, 7, जिसमें से मैं आर्ट नंबर 6 को आज स्किप करने वाला हूँ। क्यों करने वाला हूँ बताने वाला हूँ आपको। ठीक है, आगे वीडियो में हम समझेंगे। अभी तक के हमारे जितने भी क्वेश्चन थे ना, ये देखो इस टाइप के क्वेश्चन थे। एक हमारे पास यहाँ पे जब इसको हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते तो ये हमारे पास एक फंक्शन बनता था डी का। ठीक है, ऑक्सिलरी इक्वेशन जैसे ये होता था, डी का फंक्शन है इक्वल टू में क्या है, जीरो है। मतलब जैसे ये क्वेश्चन है इक्वल टू में जीरो मतलब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, सिंबॉलिक फॉर्म, ऑक्सिलरी इक्वेशन के ही सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं और उसी से हम कंप्लीट सॉल्यूशन लिखते हैं, है ना। ठीक है, अब हमारे पास क्या स्टार्ट होने वाला है, नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या होती है आपको पता है, कि जिसके इक्वल टू में ज़ीरो नहीं है, कुछ और है। वो कुछ और क्या होता है, बेसिकली वो फंक्शन होता है एक्स का। क्या होता है, फंक्शन एक्स का होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अब नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन वाले क्वेश्चन हमारे पास आने वाले हैं, जिसके इक्वल टू में क्या होगा, सम क्यू होगा। वो फंक्शन क्यू क्या है हमारे पास, बेसिकली फंक्शन है एक्स का। ये वाला नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का एक एग्जांपल है ये वाला। तो इक्वल टू में क्या है, 10 एक्सपोनेंशियल की पावर में 3x, ये फंक्शन है एक x का। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमारे को देखने को मिलने वाले हैं। तो आर्ट नंबर 4 को समझना स्टार्ट करते हैं। देखो बेसिकली हमारे पास आर्ट नंबर 4 में क्या क्या बता रखा है, नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बताया है। ठीक है, एक इक्वेशन होती है इस टाइप की, इसमें P1, P0, P2 ये क्या है हमारे पास कॉन्स्टेंट्स होते हैं। ये हमारे पास डेरिवेटिव होते हैं, हायर डेरिवेटिव इस साइड को होता है, फिर उसके बाद यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर में डेरिवेटिव चलते हैं। ठीक है, इक्वल टू में क्या होता है, जीरो नहीं होता है, क्यू होता है। क्यू क्या है हमारे पास, एक फंक्शन है एक्स का, उसको हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जिसके इक्वल टू में जीरो होता है। कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, अभी हमने पढ़ा, अभी हमने दोबारा रिपीट किया कि एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, उसका सॉल्यूशन क्या होता है, ऑक्सिलरी इक्वेशन होती है, उसको सॉल्व करना है, जो सॉल्यूशन है उसको हम कंप्लीट सॉल्यूशन उसमें लिखते हैं। ठीक है, ये हमारे पास कंप्लीट सॉल्यूशन होता है। तो ये होमोजीनियस के केस में, नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के केस में जो सॉल्यूशन होता है वो कैसे आता है, वो आता है y इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। ये हमारे पास होता है नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का कंप्लीट सॉल्यूशन। क्या होता है, y इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब ये क्या होता है बेसिकली, ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या है, हमारे पास होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती है ना, उसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बोलते हैं इन केस ऑफ नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। क्यों, क्योंकि देखो नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का जब हम सॉल्यूशन करने जाते हैं ना, तो उसमें पहला स्टेप होता है हमारे पास उस तरह से सॉल्व करना जिस तरह से हम एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। मतलब एक क्वेश्चन आएगा, उसको हम यहाँ से यहाँ तक सॉल्व करेंगे, इसके बाद हमारे और पड़ाव होते हैं वो हमें कंप्लीट करने होते हैं, और बाद में जाके इकट्ठा सॉल्यूशन लिखना पड़ता है। मतलब इतना पार्ट तो उसमें आता ही आता है। ठीक है, अब देखो ये तो हुआ कंप्लीट सॉल्यूशन इन केस ऑफ होमोजीनियस, बट यही हमारे पास दोबारा रिपीट होता है नॉन होमोजीनियस के लिए, बट एक कंप्लीट सॉल्यूशन तो नहीं है। तो वहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बोलते हैं। कुछ भी नहीं है, यही वापस रिपीट है, यही वाली जैसे हम होमोजीनियस के लिए करते थे सेम वैसा ही करना है। क्योंकि ये कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं होगा उस केस में, नॉन होमोजीनियस के केस में, तो हम इसको क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बोलेंगे। यहाँ पे ये क्या था, कंप्लीट सॉल्यूशन, नॉन होमोजीनियस के लिए क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। कुछ भी नहीं है, वही चीज़ है, नाम बदल गया बस। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन समझ गए ना आप क्या होता है। देखो ध्यान से देखो, इट इज़ कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। हमारे पास क्वेश्चन आएगा, उसके हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी है, ऑक्सिलरी इक्वेशन की इक्वल टू में क्या होता है, ज़ीरो होता है, तो वैसे ही सॉल्व होगा जैसे हमने तो अभी तक किया है। तो उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बोलेंगे, क्योंकि कंप्लीट सॉल्यूशन में हमारे पास क्या होता है, पर्टिकुलर इंटीग्रल भी होता है। अब ये आपके लिए नया है, पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या है, ये हम अब पढ़ने वाले हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पर्टिकुलर इंटीग्रल है ना, ये क्यों इंपॉर्टेंट मैं बताऊँ आपको। हमारा जो आर्ट नंबर 7 है, आर्ट नंबर 8 है, आर्ट नंबर 9 है, आर्ट नंबर 10 है, आर्ट नंबर 11 है,
इसमें हमारे पास कुछ रूल्स है, देखो यहाँ पे रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, ये रूल्स है। ये रूल्स किस लिए है? पर्टिकुलर इंटीग्रल को फाइंड आउट करने के लिए। अब बताओ, इतने सारे आर्ट्स हमारे किसके बेस्ड है? पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए। क्या है? 5 स्टैंडर्ड केसेस ऑफ पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल को फाइंड आउट करने के लिए ढंग से, तो हमारे पास इतने सारे रूल्स जो हमारे पास आर्ट्स है वो सिर्फ पर्टिकुलर इंटीग्रल पे है। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ गए होंगे आप, आगे की भी जितनी भी आर्ट्स है वो किसके ऊपर है? पर्टिकुलर इंटीग्रल के ऊपर। तो होता क्या है ये समझना, ध्यान से समझना, ठीक है? लिखना नहीं है, आपको नोट्स मिल जाएंगे। पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होता है? इट इज़ द जनरल सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये क्या है? जनरल सॉल्यूशन है। मैंने बोला जनरल सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। और उसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन होता है वो इन दोनों का एडिशन होता है। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल्स टू द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, समझ में आया? अब पर्टिकुलर इंटीग्रल मैं समझता हूँ आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, थोड़ा सा हम जब अभी करने वाले हैं आगे 8 नंबर 5, 8 नंबर 6, 7 समझेंगे ना, आपको पर्टिकुलर इंटीग्रल समझ में आ जाएगा। 8 नंबर 5 की ओर बढ़ते। 8 नंबर 5 में हमारे पास क्या बताया? वर्किंग मेथड बताया, क्योंकि एक हमारे पास नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन दी होगी, उसको कैसे सॉल्व करना है। हमारे पास क्या होगा? सबसे पहले एक नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन दी होगी, सिंपली क्या करना है, उसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिख लेना है। जो हमारे पास डी ओवर डी एक्स होता है उसको क्या करते हैं हम? कैपिटल डी पुट करते हैं, सिंबॉलिक फॉर्म में कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है? जो हमारे पास जो डी वाली टर्म होती है जिसमें हमने वाई कॉन्स्ट बाहर ले लिया, हम वाई को स्किप करके जो बाकी बचता है डी वाला, उसको इक्वल टू में 0 के बराबर रखते हैं, तो क्या हो जाएगा? ऑक्सिलरी इक्वेशन हो जाते हैं। उसी ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं, जो कि हमारे पास रूट्स होते हैं उसके। ठीक है, फिर उसके बेस्ड हम कंप्लीट सॉल्यूशन लिखते हैं एक होमोजेनियस के केस में, बट यहाँ पे वो क्या होता है, उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, ये तीसरा स्टेप बिल्कुल यहाँ से लेकर यहाँ तक तो उतना ही है जितना हमने अभी तक पढ़ा है। उसके बाद हम क्या करते हैं? पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करते हैं। और पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे फाइंड आउट करते हैं? ध्यान से देखना, इस तरह से। ये क्या है? 1/f(d) इज 1/f(d) इंटू में q। q समझ में आया? देखो यहाँ पे, देखो ध्यान से देखो, q क्या है हमारे पास? राइट हैंड साइड में एक फंक्शन है x का। ठीक है, और ये f(d) क्या है? f(d) क्या है? बेसिकली जब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं तो हमारे पास d वाली टर्म्स आती है। ठीक है, यहाँ देखो, ध्यान से देखो, सिंबॉलिक फॉर्म में किया तो d वाली टर्म्स आ गई। ऑक्सिलरी इक्वेशन में हमारे पास क्या है? ये एक फंक्शन है लेफ्ट हैंड साइड में d का, इसी फंक्शन को हमें डिनोमिनेटर में रखना है। 1/f(d) का क्या मतलब है? ये जो हमारे पास फंक्शन है जो हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिखने के बाद हमने बनाया, उसको हमें क्या करना है? डिनोमिनेटर में रखना है। 1/f(d) मतलब इसको, जैसे इसको देखूँ मैं तो 1/d की पावर में 4+4, इस तरह से। ठीक है, इनटू में q क्या है हमारे पास? जो आगे हमारे पास राइट हैंड साइड में हमारे पास कोई फंक्शन दिया होगा x का, वो रखना हमें। तो उससे क्या आएगा? पर्टिकुलर इंटीग्रल आएगा। तो जो हमने पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाला और जो इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाला, जो कि कंप्लीट सॉल्यूशन है होमोजेनियस के केस में, यहाँ पे उसको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बोलते हैं। इन दोनों को जब हम प्लस करके लिखते हैं तो हमारे पास क्या होता है? कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन करेंगे ना तब अच्छे से समझ में आएगा। तो इसके बाद हमारे पास आती है आर्ट नंबर 6। इस आर्ट को मैं करूँगा स्किप। ठीक है, क्यों करूँगा? क्योंकि अभी हम जिस तरह से चल रहे हैं ना वीडियो में, अगर हमने इसको पढ़ा हमारा माइंड बिल्कुल डाइवर्ट हो जाएगा, इसलिए मैं इसको नहीं पढ़ाऊँगा अभी। अब हम स्टार्ट करते हैं आर्ट नंबर 7। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। आर्ट नंबर 7 है, आर्ट नंबर 8 है, 9 है, 10 है, 11 है। ये हमारे पास क्या है? 5 रूल्स है, बेसिकली 5 रूल्स है ये। किस लिए रूल्स है? यहाँ से हमारा स्टार्ट हो रहा है 5 स्टैंडर्ड केसेस ऑफ पर्टिकुलर इंटीग्रल। 5 केसेस होते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल के। पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होता है? एक जनरल सॉल्यूशन होता है नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का। कैसे निकालते हैं? हमारे पास इस तरह की इक्वेशन होती है। ठीक है, इस तरह की इक्वेशन होती है। ये हमारे पास फंक्शन है एक डी का, ये हमारे पास क्या है? क्यू है। तो हम क्या करते हैं? 1/f(d) इंटू में दिस क्यू, मतलब इसको हम लिखेंगे 1/4d का स्क्वायर माइनस 4d प्लस 1 इंटू में ये जो क्यू है एक्सपोनेंशियल की पावर में 2x। तो इस तरह से हमारे पास क्या आता है? पर्टिकुलर इंटीग्रल आता है। तो आर्ट नंबर 7 में हमारे पास क्या है? रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग क्या है? अगर इस क्यू की जगह हमारे पास क्या हो? कोई एक्सपोनेंशियल की पावर में ax टाइप के टर्म हो, जैसे a क्या है यहाँ पे 2 है, तो इस टाइप की अगर टर्म हो तो हमारे पास क्या लगेगा? रूल नंबर 1 लगेगा।
और रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग क्या है, यहाँ जहाँ जहाँ डी है ना उसी जगह ए पुट करना है। और ए है क्या, देखो एक्सपोनेंशियल की पावर में ए एक्स, तो ये ए इस डी की जगह पुट करना है। ये हमारे पास क्या है, रूल नंबर 1। ठीक है, जैसे बात मान लो ये हमारे पास क्वेश्चन था 4d का स्क्वायर माइनस 4d प्लस 1 इक्वल टू एक्सपोनेंशियल की पावर में 2x। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकलेगा, 1 ओवर दिस इक्वेशन 4d का स्क्वायर माइनस 4d प्लस 1 इनटू में ये जो q है एक्सपोनेंशियल की पावर में 2x। हमने देखा यहाँ पे हमारे पास टर्म क्या है, एक्सपोनेंशियल की पावर में 2x, रूल नंबर 1 लगेगा। रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग जहाँ जहाँ d है वहाँ पे हमारा क्या पुट करना है, a, और a है क्या, 2 है, एक्सपोनेंशियल की पावर में 2x, 2 क्या है हमारे पास, a है, तो पुट कर दो, क्या हो जाएगा 1 ओवर 4, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है ना, माइनस 4, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2 प्लस 1। तो इस तरह का हमारे पास आएगा, और ये जो है हमारे पास ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ये जो नीचे वाली टर्म है ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 1 ओवर 0 क्या होता है, इन्फिनिटी हो जाता है, तो हमारे पास क्वेश्चन में इन्फिनिटी चल जाएगा, तो ये हमारे पास क्वेश्चन जो है वो मतलब सॉल्व नहीं होगा, ख़राब हो जाएगा, जो सॉल्यूशन है वो ख़राब हो जाएगा। तो अगर इस तरह से आता है, बात मान लो ये चीज़ ज़ीरो हो जाती है, तो हमें क्या करना है, ये हमारे पास भी रूल नंबर 1 में है, तो हमें क्या करना है, ये हमारे पास इक्वेशन थी 1 ओवर 4d का स्क्वायर माइनस 4d प्लस 1 इंटू में एक्सपोनेंशियल की पावर में 2x। हमने देखा जब हमने d की जगह a पुट किया मैंने 2 पुट किया, तो हमारे पास बात मान लो यहाँ पे ज़ीरो आ गया, बट अगर ज़ीरो आ गया तो ये हमारे पास रूल क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, क्योंकि ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएगा, तो ये रूल हो जाएगा फेल। तो इस केस में क्या करना है, इस इक्वेशन में x का मल्टीप्लाई करना है और इस डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू d, क्योंकि d की इक्वेशन है, d का फंक्शन है, तो d के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। इस तरह से होगा, एक x का मल्टीप्लाई और जो नीचे दिया उसको डिफरेंशिएट कर दो, ये तरीका होता है। ठीक है, तो यही हमारे पास रूल है। और ये जो हमारे पास ये है ना, ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे, ये इस रूल का प्रूफ है। रूल में क्या बोला है, जहाँ जहाँ डी होगा वहाँ क्यों क्या पुट करना है, ए पुट करना है। ये हमारे पास पर्टिकुलर इंटीग्रल की फॉर्म होती है, ये हमारे पास इसी के बराबर होती है कि जहाँ डी है उसकी जगह ए रखें। तो ये कैसे होता है, बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ। हमारे पास क्या होता है, एक्सपोनेंशियल की पावर में ए एक्स को अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं डी ओवर डी एक्स और एन टाइम्स डिफ्रेंशिएशन करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, ए आएगा बाहर और ए की पावर में एन एक्सपोनेंशियल की पावर में ए एक्स, इस टाइप की फॉर्म बनेगी इसको डिफ्रेंशिएट करके। और ये क्या होता है हमारे पास, डी ओवर डी एक्स क्या होता है, कैपिटल डी, तो कैपिटल डी की पावर में एन आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल की पावर में ए एक्स आ जाएगा, ए की पावर में एन एक्सपोनेंशियल की पावर में ए एक्स, ये इसके बराबर हो गया। इतनी चीज़ समझ में आ गई। ये हमारे पास d है, तो ये फंक्शन, ये क्या है हमारे पास, d का फंक्शन है इंटू में एक्सपोनेंशियल की पावर में ax। ये हमारे पास एक फंक्शन है a का, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल की पावर में ax। बोथ साइड्स क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो क्या आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल की पावर में ax डिवाइडेड बाय एफ ऑफ a इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल की पावर में ax डिवाइडेड बाय एफ ऑफ d। तो ये दोनों प्रूव हो गए। कहने का क्या मतलब हुआ, 1 ओवर एफ ऑफ ए इंटू में एक्सपोनेंशियल की पावर में ए एक्स इजक्वल टू 1 ओवर एफ ऑफ डी इंटू में एक्सपोनेंशियल की पावर में ए एक्स। जहाँ जहाँ ये दोनों बराबर है, इसका कहने का मतलब क्या है, दोनों बराबर है, तो जहाँ डी है उसकी जगह या ए पुट करो या ए की जगह डी पुट करो, दोनों बराबर होते हैं। हमें क्या करना है, जहाँ जहाँ इक्वेशन में डी दिया होगा उसकी जगह क्या पुट करना है, ए पुट करना है, और ए है क्या, एक्सपोनेंशियल की पावर में ए एक्स, तो वो जो कॉफिशिएंट होगा यहाँ पे, जो कांस्टेंट कोफिशिएंट होगा वो होगा ए, तो वो पुट करना है। और ज़ीरो आएगा तो क्या करना है, एक्स का मल्टीप्लाई और नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट कर देना है। ये हमारे पास होता है रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग। तो ये हमारे पास वही प्रूफ जो मैंने अभी आपको बताया। आपको सारे नोट्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, अभी समझने का काम करो बस, ठीक है। और ये है हमारे पास नोट। नोट क्या है कि हमें क्या करना है, सबसे पहले डी की जगह ए पुट करना है, और इफ़ एफ ऑफ ए हमारे पास डिनोमीटर में है वो अगर ज़ीरो आ जाता है तो रूल हो जाएगा फेल, ठीक है। तो हमें क्या करना है, एक्स का मल्टीप्लाई करना है और नीचे वाले को डिफरेंशिएट करना है। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, क्वेश्चन ऐसा करेंगे ना तब समझ में आएगा, अच्छे से समझ में आएगा। तो आई होप आज की वीडियो में आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे हमने इसको करना है। अगली वीडियो में इसके क्वेश्चन ऐसा करेंगे तब समझ में आएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।